स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर की जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने कवर किया था एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के कंसेप्ट्स। एग्रीगेट डिमांड में कंजम्पशन प्लस इनकम आता है, एक्स एंटी एक्स पोस्ट डिमांड। उसके बाद डिटेल में हमने कवर किया था कंजम्पशन फंक्शन की इनकम के चेंज होने पे कंजम्पशन कैसे चेंज होती है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट दीज फोर थिंग्स, एपीसी, एपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस। इनको हमने डिटेल में किया था। उसके बाद हमने देखा था कि कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम कैसे बनाया जाता है। इनकम इंक्रीज़ होती है, कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होती है। तो कंजम्पशन फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ और ये सिंपल सा कंजम्पशन फंक्शन जहाँ हमने पढ़ा था C इज़ इक्वल टू ए प्लस सी वाई। तो ए डिनोट करता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, C हो गया आपका एमपीसी और Y होगी इनकम। तो जैसे जैसे इनकम का ये लेवल चेंज होगा वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन का आंसर भी चेंज होता जाएगा। ए और ये जो स्मॉल सी है यानी कि एमपीसी ये कांस्टेंट रहते हैं। इसके बाद फर्दर हम लोग आज इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो कंजम्पशन वाला पार्ट तो आपने पढ़ लिया। हम लोग ये जानते हैं y इज़ इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो कंजम्पशन की सारी डिटेल हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे सेविंग फंक्शन के बारे में। इसमें भी आप एपीएस पढ़ चुके हो। एपीएस होता है एस अपॉन वाई यानी कि सेविंग अपॉन इनकम। और हम एमपीएस भी पढ़ चुके हैं, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। अब कंजम्पशन फंक्शन के बारे में तो हम जानते हैं कि कंजम्पशन कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। तो हम ये प्रॉपर्टी पहले भी जानते हैं कि y इज़ इक्वल टू सी प्लस एस। अगर आपकी इनकम ज़ीरो हो जाए तो कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। लेट्स सपोज वो +20 है तो उस समय आपकी सेविंग कितनी होगी, -20। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी हमें समझ में आई थी कि कंजम्पशन का कर्व कभी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। इसी लॉजिक के हिसाब से सेविंग का कर्व भी कभी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगा, वो ज़ीरो से नीचे यानी कि नेगेटिव से स्टार्ट होगा, क्योंकि उस समय कंजम्पशन पॉजिटिव होगी। तो अगर इनकम ज़ीरो है, कंजम्पशन पॉजिटिव है, सो ऑब्वियसली सेविंग हैज़ टू बी नेगेटिव। तो सेविंग फंक्शन का डायग्राम अगर हमें बनाना हो तो वो कैसे बनेगा, 0 एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। इनकम की लाइन आपकी हमेशा वही बनती है जो 0 डिग्री से स्टार्ट होकर यहाँ से 45 डिग्री पे चली जाती है ओरिजिन से स्टार्ट होने के बाद। लेकिन अगर आपको सेविंग का डायग्राम बनाना है तो आपको मेनली सेविंग्स की लाइन दिखानी पड़ेगी। तो ओरिजिन से ही नीचे हम लोग ये थोड़ा सा नेगेटिव में स्टार्ट हुए, तो ये जो एरिया है यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ पे किसी भी पॉइंट से आप सेविंग स्टार्ट करोगे और उसे ऐसे डायगनल करके ले जाओगे। ये हो गया हमारा सेविंग फंक्शन। अब इसको ध्यान से समझते हैं। जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे आपकी जो सेविंग्स हैं वो ज़ीरो है। जो इस पॉइंट से पहले वाला ये वाला एरिया है यहाँ पे आपकी जो सेविंग्स हैं वो नेगेटिव है और इस पॉइंट के बाद आपकी सेविंग पॉजिटिव होना शुरू हुई। देखो ये ज़ीरो वाली लाइन है, उसके बाद हमारी सेविंग पॉजिटिव होना शुरू हुई क्योंकि यहाँ के बाद हमारी इनकम भी बढ़नी शुरू हो गई होगी। तो इस पॉइंट पे हम ये बोल सकते हैं कि सेविंग ज़ीरो है। उसी लॉजिक के हिसाब से हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि इनकम कंजम्पशन के बराबर रही होगी, because if your income is equal to your consumption at that point only your savings will be zero। अगर यहाँ पे सेविंग्स नेगेटिव है तो ऑब्वियसली आपकी कंजम्पशन यहाँ पे इनकम से ज़्यादा रही होगी, तभी तो सेविंग्स नेगेटिव है। और इस पॉइंट के बाद जब आपकी सेविंग पॉजिटिव होना स्टार्ट हुई, राइज होना स्टार्ट हुई, तो इस एरिया में, इस जोन में हम लोग बोल सकते हैं कि कंजम्पशन इनकम से कम रही होगी, क्योंकि इनकम ज़्यादा है कंजम्पशन उससे कम है, तभी तो कुछ पैसा सेविंग के लिए बचाया जा रहा है। तो दिस बिकम्स योर सेविंग फंक्शन। अब ये हमने डिराइव किया सेविंग फंक्शन। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाउ विल यू डिराइव सेविंग फंक्शन। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन। व्हेन इन द बिगिनिंग इनकम इज ज़ीरो, सेविंग्स इज नेगेटिव, तो कर्व हमेशा नीचे से स्टार्ट करना है। एज एंड व्हेन द इनकम इज राइजिंग सेविंग्स आर ऑल्सो राइजिंग, एट अ पॉइंट इट बिकम ज़ीरो एंड आफ्टर दैट योर सेविंग्स आर पॉजिटिव। अब अगर आपको इसी में कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन दोनों के हिसाब से दिखाना हो कि आपका रिलेशनशिप क्या बन रहा है उसमें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब वो देखते हैं। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें हम पहले क्या है कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम ऊपर बना लेते हैं। आपको पता है ये आपकी इनकम की लाइन होती है, कंजम्पशन कभी ज़ीरो नहीं होती, कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव होती है। ये आपका कंजम्पशन फंक्शन हो गया। यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं ये वो पॉइंट है जहाँ पे कंजम्पशन और इनकम बराबर है। तो ये है आपका कंजम्पशन फंक्शन। इसी के नीचे सिमेट्री में अब मैं बना लूँगा
सेविंग फंक्शन, ताकि आपको दोनों का रिलेशनशिप क्लियर हो जाए। अब इसमें अगर आपको सेविंग फंक्शन बनाना है तो अभी हमने पढ़ा था कि सेविंग्स का कर्व हमेशा नीचे से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से नीचे नेगेटिव से। तो यहाँ पे अब आपको स्केल लेके ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हो गया आपका सेविंग फंक्शन। अब इन दोनों की मैचिंग करनी है हमें। ध्यान से देखेंगे कि जो पॉइंट पे आपका कंजम्पशन और इनकम इक्वल हो रहा है, बिल्कुल उसी पॉइंट पे सेविंग्स जो है वो ज़ीरो होंगी। तो ये वाली लाइन और ये वाला पॉइंट, ये दोनों आपके सिमेट्री में आएंगे। दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप। और उसके बाद इसका आगे वाला एरिया, इसका आगे वाला एरिया, ये दोनों ऑटोमेटिकली आप एक्सप्लेन कर सकते हो। बिफोर दिस पॉइंट, यानी कि इसको अगर हम कोई नाम दे दें, लेट सपोज इसको मैं ई नाम दे देता हूँ। At point E we can see that income is equal to consumption, that's why the saving is negative. After point E, जब हम यहाँ पे जा रहे हैं आगे वाले एरिया में, income is more than consumption, that's why the saving is positive. ये जीरो की लाइन के ऊपर आ गया। बिफोर ई पॉइंट कंजम्पशन इज़ मोर देन योर इनकम, यानी कि आपकी कंजम्पशन आपकी इनकम से ज़्यादा है, तो इसका मतलब सेविंग तो कुछ भी नहीं होंगी, वहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगी। तो ये रिलेशनशिप होता है किसका, कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन का। दिस इज हाउ यू कैन डिराइव सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। अच्छा, उसके बाद कई बार एक क्वेश्चन ये भी आता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ए पी सी प्लस ए पी एस इक्वल टू 1। ये पहले भी हमने पढ़ा था भाई, इनकम में से कुछ पार्ट अगर आप कंज्यूम कर लोगे तो ऑब्वियसली बाकी पार्ट ही आप सेव करोगे। तो ए पी सी प्लस ए पी एस जो है वो हमेशा 1 के बराबर आएगा। तो इसी रूल के हिसाब से अगर हम ये देखें, ए पी सी का फॉर्मूला लिखें सी अपॉन वाई, सेविंग ए पी एस का फॉर्मूला लिखें एस अपॉन वाई, और ए पी सी प्लस ए पी एस इक्वल टू 1 है। तो ये 1 कैसे आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे आप देखो नीचे वाई वाई डिनोमिनेटर वाई होगा, कंजम्पशन प्लस सेविंग इक्वल टू इनकम। तो अब आप देखो वाई और वाई अगर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1। तो कंजम्पशन प्लस सेविंग अगर इक्वल है वाई के, तो कंजम्पशन अपॉन इनकम एंड सेविंग अपॉन इनकम भी इक्वल होगा 1 के, बिकॉज वाई अपॉन वाई विल बी इक्वल टू 1। बिल्कुल इसी लॉजिक के हिसाब से हमने ये देखा था कि एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल टू 1। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम सिर्फ उनका एक रिलेशनशिप देख रहे हैं कि एम पी सी और एम पी एस इक्वल टू 1 कैसे होते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, एम पी सी का फॉर्मूला चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, एम पी एस का फॉर्मूला चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। अब आप बताओ ये 1 के बराबर कैसे हुए। नीचे डेल्टा वाई डिनोमिनेटर है, तो नीचे तो डेल्टा वाई ही आएगा। चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन सेविंग ऑब्वियसली किसके बराबर होंगे, चेंज इन इनकम, क्योंकि जितनी इनकम चेंज होगी उसमें से कोई पोर्शन अगर आप कंजम्पशन में लगा दोगे तो ऑब्वियसली बाकी पार्ट ही सेविंग में लगाओगे। तो चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन सेविंग इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन इनकम, और नीचे डिनोमिनेटर में यही है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो क्या ये रूल बन गया, एम पी सी प्लस एम पी एस ऑलवेज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेविंग फंक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। तो हमने कंजम्पशन और सेविंग और इनकम के रिलेशनशिप्स पढ़ लिए हैं। अब अगर आपको स्टार्टिंग में याद होगा, एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कीन्स की थ्योरी के हिसाब से होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो कंजम्पशन वाला सेक्शन हम लोग कवर कर चुके हैं, अब हम लोग इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स समझते हैं। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर तो वो हुआ जो पैसा खर्च होता है कहाँ पे, विच टेक द फॉर्म्स ऑफ न्यू प्लांट्स, न्यू कैपिटल इक्विपमेंट्स, मशीन, यानी कि जो पैसा आप खर्च करते हो नई मशीन लगाने में, न्यू प्लांट बनाने में, कैपिटल, स्टॉक, बिल्डिंग्स, जहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो टू फर्दर ग्रो दैट। तो इन्वेस्टमेंट इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन दीज आइटम्स, कि हमारी कंट्री में कितना पैसा स्पेंड हो रहा है न्यू मशीन, न्यू प्लांट्स, न्यू स्ट्रक्चर, फैक्ट्रीज, ऑफिस बिल्डिंग, हाउसेज, स्टॉक, इन सब में जो भी पैसा लगेगा दैट इज़ नोन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इन्वेस्टमेंट हो गई हमारी दो टाइप की, एक होती है जी आपकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और एक होती है आपकी पब्लिक इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो वो होगी जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, किस पे, कैपिटल गुड्स पे।
फॉर एग्जांपल आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, तो आप प्राइवेट सेक्टर में हो तो आप क्या करोगे, फैक्ट्री बनाओगे, उसमें प्लांट मशीन लगाओगे, और आपका जो इसमें मोटिव होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट मोटिव। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट मशीन एटसेट्रा, और इन्वेस्टमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर इज ऑलवेज मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट। ठीक है। नेक्स्ट दूसरी होती है पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोले तो इन्वेस्टमेंट अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। तो जो पैसा गवर्नमेंट स्पेंड करती है, यानी कि जो पैसा इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट, वो कहलाता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब गवर्नमेंट कहाँ पे इन्वेस्ट करती है, उन प्रोजेक्ट्स में जो पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि रोड्स, डैम, ब्रिजेस, रेलवे लाइंस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, गैस एंड वाटर की सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, रोड डेवलपमेंट, तो हाउसिंग वगैरह। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है, इनके में जो मोटिव होता है वो होता है पब्लिक वेलफेयर। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा की जाने वाली इन्वेस्टमेंट है जिसका मोटिव है पब्लिक वेलफेयर। यहाँ पे मोटिव था हमारा प्रॉफिट मोटिव। अब जब आप ये थ्योरी पढ़ते हो, जब आप कीन्स की थ्योरी पढ़ोगे, तो कहने को तो इन्वेस्टमेंट दोनों मानी गई हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी और पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी, यानी कि गवर्नमेंट वाली भी, लेकिन कीन्स की थ्योरी के हिसाब से हम लोग इन्वेस्टमेंट को क्या लेंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो फॉर द टाइम बिंग दिस इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। तो इस चैप्टर के पर्पस के लिए आप इन्वेस्टमेंट को कन्फाइन कर दोगे ओनली अप टू प्राइवेट सेक्टर। ओके, तो प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ लिया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के दो फॉर्म्स और होते हैं, वो देखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट के फर्दर दो सेक्शंस या दो डिविजन्स और हैं, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और एक होती है आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट होती है जो की जाती है ड्यू टू चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम, यानी कि इनकम बढ़ाने के उद्देश्य से की जाने वाली इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर इनकम लोगों की बढ़ जाती है तो जो कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादा सामान खरीदने लगेंगे। लेट्स सपोज इनकम बढ़ गई उनकी, तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए हमें प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी। प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स बढ़ाने के लिए हमें फर्दर मोर इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। भाई नई फैक्ट्रीज लगानी पड़ेंगी, ज़्यादा माल बनाना पड़ेगा। तो आपने देखा जब इनकम चेंज हुई उसकी वजह से हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब जो अट्रैक्ट हो रही है चेंज इन लेवल ऑफ इनकम से। तो जो इन्वेस्टमेंट इनकम के लेवल से चेंज हो जाती है उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ये डायरेक्टली वेरी करती है। जब लोगों की इनकम कम हो जाएगी तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। तो ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है जो इनकम के चेंज होने के साथ चेंज की जा रही है। तो इसको हम कहते हैं इनकम इलास्टिक। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, इनकम इलास्टिक, यानी कि जो चीज़ इनकम के चेंज होने पे चेंज हो जाए। नेक्स्ट आती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है जो चेंज नहीं होती, डज नॉट चेंज विद चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। यानी कि अगर कंट्री में लोगों की इनकम चेंज भी हो जाए तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कभी इससे अफेक्ट नहीं होती, डज नॉट चेंज। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इसका मतलब कांस्टेंट रहती होगी बिल्कुल। जब कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही इसका मतलब वो कांस्टेंट है, बिकॉज इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का जो कर्व बनेगा या जो डायग्राम बनेगा वो लगभग इस तरह से बनेगा, क्योंकि ये अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है और ये आपकी इनकम है सी। पहले इन्वेस्टमेंट ये थी, जो हमारी इनकम ये थी, लेकिन जब हमारी इनकम बढ़ गई, यानी कि लेट्स सपोज वाई से Y1 पे आ गए जब हम, तो आपने देखा आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट भी आई से I1 पे शिफ्ट हो गई। तो अगर आपकी इनकम के बढ़ने के साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो उसका कर्व ऐसे ही बनेगा। ये डायग्राम बन गया हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया कि इनकम भले ही चेंज हो जाए लेकिन इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होती। तो इसमें जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ये हमारी इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड है,
यानी कि इनकम के घटने या बढ़ने से कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा है इन्वेस्टमेंट पर, यानी कि जितनी इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंटली की जा रही है वही हो रही है, भले ही इनकम हमारी इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। इस तरह की इन्वेस्टमेंट को हम लोग बोलेंगे ऑटोनॉमस। तो जो इन्वेस्टमेंट इनकम के चेंज होने पे चेंज नहीं हुई, यानी कि वो क्या बन जाएगी फिर, इनकम इन इलास्टिक विच डज नॉट चेंजेस विद चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। लेकिन जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट थी वो थी इनकम इलास्टिक, यानी कि इनकम के चेंज होने पे वो चेंज हो रही थी। ओके, अब यहाँ पे फिर से आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, क्योंकि आप कीन्स की थ्योरी पढ़ रहे हो, तो कीन्स ने अपनी थ्योरी को सिंप्लीफाइड रखने के लिए इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट माना है। तो आप भी जब इसकी थ्योरी में डायग्राम बनाओगे तो आप इन्वेस्टमेंट को क्या मानोगे, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ही मानोगे। तो आपको इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेट लाइन बनानी है। थ्योरी पर्पस के लिए दोनों ही समझने ज़रूरी हैं, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी और ऑटोनॉमस भी, बट प्रैक्टिकल उसमें कीन्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस ही माना है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में हमसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस्ड एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में जब आप डायग्राम्स बनाओगे तो आपको इन्वेस्टमेंट को हमेशा ऑटोनॉमस ही मानना है, यानी कि जो इनकम के चेंज होने के साथ चेंज नहीं होती। ओके ओके गाइस, तो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट भी अब हमने कवर कर लिया। तो बेसिकली देखा जाए तो थ्योरी के हिसाब से हम लोग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के सारे कंसेप्ट कवर कर चुके हैं। तो हमने एग्रीगेट डिमांड जब पढ़ा था, यानी कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, तो वहाँ पे हमने एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई इनको कवर कर लिया है, और एग्रीगेट सप्लाई यानी कि सी प्लस एस कंजम्पशन प्लस सेविंग, इस पार्ट को भी कवर कर लिया है। अब इसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है इसका, जहाँ पे हमें डायग्राम से इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट का डिटर्मिनेशन करना है। तो ये कीन्स की थ्योरी में 2 अप्रोचेस हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। तो अब हम इनको समझेंगे कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट कैसे डिटरमाइन होता है कीन्स की थ्योरी के हिसाब से। तो इसमें बेसिकली हमारे पास 2 अप्रोचेस हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, एंड द सेकेंड वन इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। दोनों ही अप्रोचेस हमारे कोर्स में हैं, दोनों का एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ADAS अप्रोच और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच हम इन्हें बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। तो क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट आता है इसमें, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हाउ विल यू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट थ्रू ADAS अप्रोच। इम्पॉर्टेंट बात अब आपको ध्यान क्या रखनी है, जब भी आप बुक देखते हो या कोई नोट्स देखते हो, कहीं से आप पढ़ते हो, सैम्पल पेपर देखते हो, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ डायग्राम बिल्कुल रेडीमेड होता है, वहाँ सब कुछ बना बनाया होता है। अब आपको ये नहीं पता कि पहले हमने कौन सी लाइन बनाई और बाद में कौन सा कर्व बनाया, तो वो चीज़ आपको इस वीडियो में समझनी होती है बस। तो कंसेप्ट पार्ट पे आप ध्यान दो, आप इंडिविजुअली कंजम्पशन पढ़ चुके हो, इनकम पढ़ चुके हो, इन्वेस्टमेंट पढ़ चुके हो, लेकिन अब उन सबको मिक्स करके हमें ये प्रॉपर एक डायग्राम कैसे बनाना है। तो लेट्स लुक इनटू दिस ADAS अप्रोच। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, ज़ीरो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हमारा ग्राफ बन गया। नीचे हम लोग दिखाते हैं यहाँ पे इनकम या फिर आउटपुट, दोनों चलते हैं यहाँ पे। और जो लेफ़्ट साइड होती है, यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। स्टार्टिंग में अगर आपको याद होगा तो कंजम्पशन को हमने एक्स एंटी कंजम्पशन माना था, यानी कि प्लान्ड कंजम्पशन। तो सब कुछ यहाँ पे एक्स एंटी चल रहा है, तो ये होगा हमारा प्लान्ड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो लेफ्ट में हम लोग कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के डायग्राम बनाने वाले हैं नीचे हमारे इनकम या आउटपुट के लेवल डिटरमाइन होने वाले हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, स्केल लेना और एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है, ये हो गया आपका आई स्ट्रेट क्यों होता है अभी हमने पढ़ा था, क्योंकि कीन्स ने अपनी थ्योरी में इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस माना है। नेक्स्ट उसके बाद अब आपको स्केल लेना और एक सीधा सीधा डायग्राम बना देना है सी। कंजम्पशन आपको याद है, कंजम्पशन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम अबव ज़ीरो ये ओरिजिन से ऊपर स्टार्ट होगा और डायगनल हल्का सा यूँ 45 डिग्री से कम उसमें यूँ चलता रहेगा। उसके बाद आपको स्केल लेके फिर ओरिजिन से स्टार्ट करना है और ओरिजिन से लेके जानी है आपको वाई यानी कि इनकम। तो सी
आई और वाई। अब आपको ये ध्यान है सी और आई को मिला के एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की लाइन बनेगी, तो बिल्कुल सी के पैरेलल रख के आपको एक लाइन और बना देनी है। ये हो गया हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। जो मेन रोल प्लेइंग कर्व्स हैं इसमें वो ये दोनों हैं, इनकम वाला और एक ही आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर वाला। अब आपको याद होगा इनकम वाला जो लेवल है वही हमारा एग्रीगेट सप्लाई भी है। ओके, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो सी और आई को मिला के बना एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी कि एग्रीगेट डिमांड वाला कर्व। तो ये ए डी ए एक ही बात है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ए डी बोलो या ए बोलो। तो दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है वो हमेशा सी के पैरेलल क्यों रहेगा, क्योंकि आपको पता है ए डी क्या होता है, सी प्लस आई। आई कहीं भी चेंज नहीं होता, सिर्फ सी बढ़ता है। सी जितना बढ़ेगा एग्रीगेट डिमांड भी उतना बढ़ेगा, इसलिए जिस प्रोपोर्शन में सी बढ़ रहा है उसी प्रोपोर्शन में ए डी भी बढ़ रहा है। दोनों का गैप 100% सेम है, क्योंकि ये जो गैप है ये इन्वेस्टमेंट का गैप है। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट कभी चेंज नहीं होती इसलिए इनका ये गैप भी कहीं चेंज नहीं हो रहा है, आप देख सकते हो। तो एग्रीगेट डिमांड और सी का कर्व रेडी है। अब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहाँ पे कट करते हैं एक दूसरे को वो कहलाता है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसे आप स्केल लेके नीचे तक ड्रैग कर दोगे, ये आपका इनकम डिटर्मिनेशन हो गया पॉइंट वाई। सिंपल क्वेश्चन आएगा, इतना भी बना के आएंगे तो भी हमें इसमें फुल मार्क्स मिल सकते हैं। हाउ टू प्रेजेंट दैट, ये आपके सामने है। सारे कर्व्स मैंने एक एक करके बनाए और फिर ए डी और ए एस को जहाँ पे इंटरसेक्शन था ई पॉइंट पे, ये हमारा इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हुआ, नीचे तक ड्रैग किया। दिस इज योर वाई लेवल ऑफ इनकम। तो वाई पे हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या आउटपुट डिटरमाइन हो जाता है। दिस इज योर सिंपल ए डी ए एस अप्रोच। अब हम इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके समझते हैं कि इस पॉइंट पे क्या होगा। ये पॉइंट आप देख रहे हो जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम क्यों डिटरमाइन नहीं हो सकता। तो आप ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट पे पहला रूल तो ये है कि इक्विलिब्रियम पे दोनों बराबर होने चाहिए। कीन्स ने हमें पहले ही बताया था कि इक्विलिब्रियम वहाँ आएगा व्हेन ए डी इज इक्वल टू ए एस। तो यहाँ पे ए डी और ए एस तो बराबर है नहीं, ए एस ज़्यादा है और एग्रीगेट डिमांड कम है, यानी कि अगर मैं इसे नीचे तक ड्रैग कर दूँ तो ये होता है आपका y1। तो इस पॉइंट पे जो इनकम आती है वो y1 आती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस देखते हैं ध्यान से। सिंस योर एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड इन द मार्केट, इमेजिन करते हैं मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है और ख़रीदने वाले लोग कम है। जब आपकी सप्लाई ज़्यादा होगी यानी कि प्रोड्यूसर के पास ज़्यादा माल पड़ा होगा तो वो क्या करेगा प्रैक्टिकली, फ़िलहाल के लिए वो अपनी प्रोडक्शन को रोक देगा। जब वो प्रोडक्शन को रोकेगा क्योंकि उसके बाद बहुत सारा स्टॉक इकट्ठा हो गया होगा, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है मार्केट में। तो जब उसके बाद बहुत ज़्यादा स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा तो ही विल फॉर द टाइम बीइंग स्टॉप हिज प्रोडक्शन। जब वो अपनी प्रोडक्शन को रोक देगा तो मार्केट में उसकी जो इनकम है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। तो y1 से वापस वो y वाले पॉइंट पे आना शुरू हो जाएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा। तो आप अगर इस पॉइंट पे ऑपरेट कर भी रहे हो, थोड़े ही टाइम में आप वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे, क्योंकि प्रोडक्शन जब रुक जाएगी तो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के इनकम लेवल्स भी रुक जाएंगे, यानी कि वो कम होने शुरू हो जाएंगे। तो सीधा सा रूल है, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम डिटरमाइन क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड। The producer will stop the production because he already has excess stock. When he will stop the production, income level will fall and income will move from Y1 to Y. Okay? इसी रूल के हिसाब से हम लोग ये वाला सेगमेंट देखते हैं। इस पॉइंट पे भी इक्विलिब्रियम डिटरमाइन क्यों नहीं हो सकता, अगर मैं इसे नीचे तक ड्रैग करूँ y0 पे। इमेजिन करते हैं एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे ऊपर चलेगी और एग्रीगेट सप्लाई नीचे चलेगी। अब आप इमेजिन करो मार्केट में डिमांड ज़्यादा है लेकिन आप एज अ प्रोड्यूसर कम माल बना रहे हो, लेकिन आपको पता है अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, अब आप अपने प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाने की कोशिश करोगे। जब आप प्रोडक्शंस बढ़ाओगे तो आपके लोगों के या कंट्री के लेवल में इनकम में भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो y0 से आप वापस कहाँ शिफ्ट कर जाओगे, y पे। तो जब आप अपनी इनकम बढ़ाओगे तो आप ऊपर की तरफ शिफ्ट करोगे इक्विलिब्रियम में। तो ये वाला फेज़ हो या ये वाला फेज़ हो, ये दोनों ही टेम्परेरी फेज़ होते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इकोनॉमी जो है वो वापस इक्विलिब्रियम पे पहुंच ही जाती है। सो दीज आर द टू केसेस वेयर
equilibrium will not be determined, it will only be determined at point E where the income is y. तो y1 और y0 पे आप वापस y पे ही आ जाओगे, y1 से कम हो जाएगा और y0 से ज़्यादा हो जाएगा. This is the explanation of aggregate demand and aggregate supply approach. Okay students, so यहाँ तक I think आपको ADAS approach clear है. अब इसी के साथ हम लोग इसकी कीन्स की दूसरी अप्रोच समझते हैं जिसका नाम है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच. सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में आपको मेनली सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के ही कर्व बना के प्रूव करना है. उससे पहले हम इसकी थ्योरी समझते हैं फिर से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी. कीन्स की थ्योरी के हिसाब से इक्विलिब्रियम कहाँ आता है ये हम पढ़ चुके हैं. व्हेन AD इज इक्वल टू AS, यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम लेवल डिटरमाइन होता है. AD क्या है? C प्लस आई. और AS क्या है? Y. यानी कि जो इनकम है वही एग्रीगेट सप्लाई है. तो AD की जगह C प्लस आई लिख सकते हैं. Y क्या है? C प्लस S. तो C प्लस आई इज इक्वल टू C प्लस S. दोनों तरफ से अगर C और C को उड़ा दिया जाए तो क्या बचा? I इज इक्वल टू S. यहीं से तो निकल गई उसकी दूसरी अप्रोच, यानी कि सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच. तो अब इसका डायग्राम देखते हैं. 0 x एक्सिस, y एक्सिस. लेकिन यहाँ पे आपको 0 से थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आपको सेविंग का कर्व बनाना है और सेविंग का कर्व हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होता है. तो अब सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में दिस बिकम्स योर इन्वेस्टमेंट. ये होगी हमारी आई की लाइन. इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होती तो वो ऑटोनॉमस रहेगी. ये हो गया आपका सेविंग का कर्व जो कि नेगेटिव से स्टार्ट होके डायगोनल शेप में जाएगा और y और i को कट करेगा. ये 0 होगा मतलब. तो पहले सेविंग ये एक्स एक्सिस को कट करेगा. यहाँ पे सेविंग 0 है. सेविंग्स उसके बाद पॉजिटिव होना शुरू हुई. लेकिन कीन्स की थ्योरी के हिसाब से इक्विलिब्रियम को कहाँ डिटरमाइन करना है? व्हेन सेविंग्स आर इक्वल टू योर इन्वेस्टमेंट. तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट जब मार्केट में इक्वल पॉइंट पे आ जाएगी, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. नीचे तक ड्रैग करेंगे. ये हो गया आपका y. तो नीचे एक्स एक्सिस पे हम लोग वही दिखा रहे हैं, इनकम एंड आउटपुट लेवल. और लेफ्ट साइड में हम लोग दिखा रहे हैं वही सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. सेविंग भी यहाँ पे हम लोग कौन सी सेविंग दिखाएंगे? प्लान्ड सेविंग या डिजायर्ड सेविंग, एक्स एंटी सेविंग, जो कीन्स ने अपनी थ्योरी में माना है. दिस इज सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो. हमने इन्वेस्टमेंट की लाइन बनाई, हमने सेविंग का कर्व बनाया. दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट हुए वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम लेवल डिटरमाइन हो गया. अब जो कंसेप्ट हमने यहाँ पे पढ़ा था अभी कि इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम डिटरमाइन नहीं हो सकता, इस पॉइंट पे भी नहीं हो सकता, ये यहाँ से पीछे चला जाता है और ये यहाँ से आगे चला जाता है, वही रूल अब आप यहाँ पे लगाओगे. तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो इस पॉइंट पे, सी सेविंग ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है. सेविंग ज़्यादा है मतलब लोग ज़्यादा पैसा सेव कर रहे हैं. लोग ज़्यादा पैसा सेव कर रहे हैं, मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम है. लोग ज़्यादा सेव कर रहे हैं मतलब वो कंज्यूम कम कर रहे हैं, उनकी कंजम्पशन कम होगी, तभी तो वो लोग ज़्यादा सेव कर पा रहे हैं. कंजम्पशन कम है मतलब मार्केट में डिमांड कम है. डिमांड कम है मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है. तो फिलहाल प्रोड्यूसर क्या करेगा? वो अपनी प्रोडक्शन रोक देगा. जब वो अपनी प्रोडक्शन रोकेगा तो लोगों के इनकम लेवल्स फिर से फॉल होंगे. वापस वही थ्योरी, हम लोग कहाँ चले जाएंगे? y1 से y पे आ जाएंगे क्योंकि मार्केट में कंजम्पशन ज़्यादा है. उसी रूल के हिसाब से अगर आप ये पॉइंट को मार्क करो और इसको नीचे तक लेके आओ, दिस बिकम्स योर y0. यहाँ पे अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या होगा? सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, सेविंग्स कम है. मतलब इन्वेस्ट लोग ज़्यादा कर रहे हैं, सेविंग कम कर रहे हैं. अगर लोग सेविंग कम कर रहे हैं इसका मतलब वो कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब मार्केट में डिमांड ज़्यादा है. तो वापस ये ऊपर की ओर जाएगा फेस, जैसे यहाँ से हम नीचे की ओर आए थे. फिर से वही रूल. अगर मार्केट में कंजम्पशन ज़्यादा है इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है, तो फिलहाल प्रोड्यूसर क्या करेगा? वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएगा. जब वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा तो लोगों के इनकम लेवल्स फिर से इंक्रीज़ होने शुरू हो जाएंगे. y0 से आप वापस कहाँ पहुँच जाओगे? y पे. दिस इज़ अगेन सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. तो इसकी जो दो अप्रोचेस हैं मेनली यही हैं. इन दोनों के डायग्राम्स आप पढ़ सकते हो. ADS अप्रोच, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. तो
एक तरीका तो होता है डायग्राम के माध्यम से इक्विलिब्रियम निकालने का, ADS अप्रोच में और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में, जो हमने अभी सीखा। एक और तरीका होता है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल करने का, लेकिन वो नंबर्स की फॉर्म में होता है, यानी कि जब आपको कोई डाटा दे दिया जाए। तो ये अब MCQ में या न्यूमेरिकल में छोटा सा एक पूछा जा सकता है, जिसमें आपको अलग अलग लेवल्स बताए जाएंगे और आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पे आएगा। तो हम लोग इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन सब के हम एक इमेजिनरी नंबर्स लेंगे और फिर हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ डिटरमाइन हो रहा है। तो ये इनकम है, कंजम्पशन है, सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है। कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट में सबने मैंने प्लान्ड लिखा है क्योंकि कीन्स ने अपनी थ्योरी में उसको प्लान्ड माना है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि C और I को जोड़ के क्या बनता है, एग्रीगेट डिमांड। तो ये हो गया एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, और ये हो गया हमारा एग्रीगेट सप्लाई यानी कि C+S। अब स्टार्टिंग से देखते हैं। लेट सपोज मैं पहले लेवल पे मानता हूँ कि इनकम 0 है, कंजम्पशन आपकी 20 है। तो अगर आपकी इनकम 0 है, कंजम्पशन आपकी 20 है, तो सेविंग्स कितनी होंगी, -20, क्योंकि इन दोनों का जो टोटल है वो इसके बराबर होता है, C+S=Y। और इन्वेस्टमेंट जो है कीन्स की थ्योरी में अभी मैंने आपको बताया था कि वो इन्वेस्टमेंट को हमेशा ऑटोनॉमस मानता है, यानी कि जो कभी चेंज नहीं होती। तो सिंपल रखने के लिए मैं इन्वेस्टमेंट को 40 मान लेता हूँ, तो वो कभी चेंज नहीं होगी, यानी कि किसी भी लेवल पे वो 40 40 40 ही रहने वाली है। नीचे तक हम लिख सकते हैं पहले। अब आगे चलते हैं। इनकम अगर 0 है, आपकी कंजम्पशन 20 है, इन्वेस्टमेंट -20 है, वो सॉरी सेविंग्स आपकी -20 है, इन्वेस्टमेंट आपकी 40 है। तो व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, C+I। 20 + 40 कितना हुआ, 60। और आपकी एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, फिलहाल 0 है, बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस। तो आपकी जो इनकम है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। एग्रीगेट सप्लाई होता है Y और Y होता है C+S। आप C+S भी करके देख लो, 20 + -20 0 लेवल आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो अभी एग्रीगेट सप्लाई से अधिक है। हमें तो इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है। इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर बैठेंगे। अब मान के चलते हैं कि कंट्री में इनकम लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो इनकम बढ़ के हो जाती है 100, तो कंजम्पशन भी लेट सपोज बढ़ के 100 हो जाती है। तो अब हमारी सेविंग कितनी होंगी, 0, बिकॉज अगर हम अपनी इनकम का सारा पोर्शन कंज्यूम कर लेंगे तो सेविंग हमारी हो जाएगी 0। इन्वेस्टमेंट वही रहेगी अभी 40। अब आप बताओ एग्रीगेट डिमांड कितना होगा, 100 + 40 140। और आपकी एग्रीगेट सप्लाई इज अगेन इक्वल टू इनकम, यानी कि कंजम्पशन प्लस सेविंग 100। अभी भी आपकी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है। जब तक आपकी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होगी, प्रोड्यूसर जो है वो अपना प्रोडक्शन लेवल एक्सपेंड करते रहेंगे। तो यहाँ से अभी प्रोडक्शन बढ़ रही है, और अब प्रोडक्शन बढ़ने के साथ हमारी इनकम भी बढ़ रही है, तो हम लोग वापस 200 पे आ गए। अब हमारी कंजम्पशन होती है लेट सपोज 180। सी, इनकम जिस प्रोपोर्शन में बढ़ती है ज़रूरी नहीं है कि कंजम्पशन भी उस प्रोपोर्शन में बढ़े। आप देख रहे हो ये मैं 80 से बढ़ा रहा हूँ, इनकम को मैं 100 से बढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि MPC यहाँ पे 0.8 रहा होगा। तो हमने पढ़ा था कि जिस लेवल पे इनकम बढ़ती है सेम उसी लेवल पे कंजम्पशन नहीं बढ़ती, तो कंजम्पशन उससे थोड़ा कम लेवल पे बढ़ती है। तो यहाँ पे अब आपको देखने से पता चल रहा है कि इनकम पहले 0 थी, 0 से 100 हुई, फिर 200 हुई, कंजम्पशन 80 पॉइंट से बढ़ रही है। अब अगर इस पॉइंट पे इनकम 200 है, कंजम्पशन 180 है, तो आपकी सेविंग्स कितनी रही होंगी, 20, इन्वेस्टमेंट वही है 40। अब आप बताओ एग्रीगेट डिमांड कहाँ पहुँच जाएगी, 220, 180 + 40 220, और आपकी एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, 200। अभी भी आप थोड़ा सा ज़्यादा हो एग्रीगेट सप्लाई से, यानी कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से थोड़ी ज़्यादा है। अब इक्विलिब्रियम लेवल देखते हैं कहाँ पे आएगा, और थोड़े से लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं इनके। अब मैंने इनकम को 300 मान लिया। अब मेरी जो कंजम्पशन है वो हो गई लेट सपोज 260, 80 पॉइंट्स का इंक्रीज हो गया। 300 - 260, इसका मतलब हमारी सेविंग 40 है। नाउ लुक एट एग्रीगेट डिमांड, व्हाट विल बी योर एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, तो 260 + 40 300, and what is your aggregate supply, aggregate supply is your income, that is again 300। क्या इस लेवल पे दोनों बराबर हैं, yes,
दिस इज द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एंड लॉजिकली जहाँ पे AD और AS बराबर होते हैं वहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर होने चाहिए। यू कैन चेक, सेविंग भी यहाँ पे 40 और इन्वेस्टमेंट भी 40 है, ये दोनों लेवल भी बराबर हैं। तो बेसिकली आपका जो इक्विलिब्रियम लेवल डिटरमाइन होगा वो 300 की इनकम पे हो जाएगा, क्योंकि आपकी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा थी तो आप प्रोडक्शन बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए तो आप इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंच गए। अब एक दो लेवल्स और आगे ड्रॉ करके देखते हैं वहाँ क्या होगा। इनकम अब मेरी हो गई 400, कंजम्पशन बढ़ के हो गई 340, 80 पॉइंट्स का इंक्रीज हो गया। 400 माइनस 340, नाउ योर सेविंग्स आर 60, लेकिन इन्वेस्टमेंट वही रहेगी 40। अब आप एग्रीगेट डिमांड बताओ कितना होगा, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट यानी कि 380, और अब आपकी इनकम कितनी हो रही है 400। नाउ यू सी इन दिस केस एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड, तो आप वापस मतलब इस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो। अगर हम यहाँ देखें एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड, तो अब आपको वापस इक्विलिब्रियम पे जाना पड़ेगा, यानी कि प्रोड्यूसर यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये कॉन्ट्रैक्शन वाला फेज है। तो यहाँ से आप वापस ऊपर जाके यहाँ पहुँच जाओगे, यहाँ से आप एक्सपैंड करते करते यहाँ पहुँच जाओगे। एक लेवल और बना के देखते हैं, अगर लेट सपोज इकोनॉमी में इनकम हो जाती है 500, तो आपका जो कंजम्पशन लेवल हो 80 पॉइंट्स और बढ़ जाएगा, यानी कि 420 हो गया। सेविंग्स अब आपकी रहेंगी 80, 500 माइनस 420 यानी कि 80। इन्वेस्टमेंट अभी भी हम लोग वही मान के चल रहे हैं यानी कि 40। C प्लस आई 420 प्लस 40 कितना हो गया 460, और आपकी जो इनकम है वो अभी भी ज़्यादा ही रहने वाली है। तो इक्विलिब्रियम से ऊपर एक्सपेंशन वाला फेज है, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। इक्विलिब्रियम से आगे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ गई है, डिमांड कम है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन वाला फेज आ जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन डिटरमाइन इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ अ टेबल, जहाँ पे आपको नंबर दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताओ इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा। तो सिंपल सा रूल आपको ये देखना है, जहाँ ADS बराबर हो जाए या सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर हो जाए। ठीक है, तो इतने में आपका ये पार्ट कवर अप हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जहाँ हमारे पास अभी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है करने को, फिर फुल एम्प्लॉयमेंट के केसेस, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। ओके, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।